कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ खूबसूरती सिर्फ एक पर्दा होता है और उस पर्दे के नीचे मिट्टी हमेशा भूखी रहती है। शहर की आवाज़ से दूर कहीं एक जगह पर एक कोठी खड़ी थी, अमीरों वाली कोठी, ओबेरॉय एस्टेट्स। दिन में वहाँ सब कुछ परफेक्ट लगता था, सफ़ेद दीवारें, लंबी खिड़कियाँ और सबसे ख़ास उसका बागीचा। हज़ारों गुलाब, हर रंग, हर आकार, पर एक बात बहुत अजीब थी। उनका लाल रंग कुछ ज़्यादा ही गहरा था, जैसे रंग नहीं, खून हो। उस बागीचे का ख्याल रखता था एक बूढ़ा माली, कार्तिक, और उसकी दुनिया थी उसकी बेटी सलोनी। सलोनी मिट्टी से बात करती थी, फूल उसकी आवाज़ पे खिल जाते थे। कार्तिक अक्सर कहता था, ये फूल नहीं है बेटी, ये जिंदा है, इन्हें प्यार चाहिए, वरना ये याद रख लेते हैं। सलोनी मुस्कुरा देती थी। उसे अंधेरा पसंद था, पर फूलों के बीच उसे कभी डर नहीं लगता था। पर कोठी के अंदर कुछ और ही पल रहा था। ओबेरॉय ख़ानदान के 3 बेटे, विक्रम, समीर और आर्यन, अमीर थे, ताकतवर थे और आदत से मजबूर। उनके लिए लोग लोग नहीं थे, इंसान नहीं थे, सिर्फ चीज़ें थी इस्तेमाल करने की। एक रात कोठी में पार्टी थी, रोशनी, शोर शराबा, हंसी, और उन सब के बीच एक नज़र सलोनी पर टिक गई। आर्यन बोला नशीली आवाज़ में, ये कौन है? समीर हंसते हुए बोला, अरे मालिक की बेटी है, फूलों के साथ ही अच्छी लगती है। विक्रम सीधा उस लड़की को देखने लगा। हर चीज़ की जगह होती है और आज रात उसकी जगह हम डिसाइड करेंगे। रात बढ़ती गई और फिर सुबह तक सलोनी गायब हो गई। सुबह कार्तिक ने पूरी कोठी छान डाली, हर कमरा, हर कोना, हर पेड़ के पास। उसके हाथ मिट्टी से भर गए थे, जैसे वो सिर्फ ढूंढ नहीं रहा था, कुछ समझ भी रहा था। कार्तिक टूट चुका था। सलोनी, आवाज़ दे बेटा, मैं यहीं पर हूँ, अपने बाबा को आवाज़ दे। पर जवाब में सिर्फ हवा आई। पुलिस आई, सवाल हुए, जवाब मिले, लेकिन सब झूठे। केस बंद हो गया। मिसिंग, बस एक लफ्ज़ जो शख्स को दबा देता था। लेकिन उस रात के बाद बगीचे में सब कुछ बदल गया था। फूल और तेज़ी से खिलने लगे थे, उनका रंग खून से भी गहरा हो गया था। और कार्तिक ने देखा कुछ गुलाबों की नीची मिट्टी में हमेशा गीलापन रहता था, चाहे बारिश हो या ना हो। एक शाम कार्तिक ने एक अजीब चीज़ महसूस की। हवा में एक पहचानी हुई खुशबू थी, वही खुशबू जो सलोनी को बहुत पसंद थी। पर उस खुशबू के साथ एक और चीज़ थी, हल्की सी सड़ी हुई मिट्टी की बदबू। कार्तिक धीरे से झुका और एक गुलाब के पास अपना कान ले गया। उसे लगा जैसे मिट्टी के अंदर से कोई बहुत धीरे से कुछ बोल रहा है। उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया कि सलोनी उसे बाबा बुला रही है। कार्तिक जम गया, उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे, क्योंकि उसने पहचान ली थी वो आवाज़ सलोनी की ही थी। लेकिन उसे लगा शायद वो वहम है। उस रात सिर्फ एक लड़की नहीं गई थी, उस रात कुछ ज़मीन के नीचे जागा था। और जब मिट्टी जाग जाती है तो इंसान कभी रुकता नहीं है। गुनाह कभी ख़त्म नहीं होते, वो बस इंतज़ार करते हैं सही वक्त का, सही शिकार का। 1 साल बीत चुका था। ओबेरॉय एस्टेट्स फिर से नॉर्मल लगने लगा था। वहाँ पर हमेशा पार्टीज़ होती, मेहमान आते, हंसी गूंजती, जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। पर सच ये था, घर के अंदर 3 लोग रहते थे और तीनों के बीच था एक राज, बहुत गहरा राज, जिंदा। उस रात सबसे छोटा बेटा आर्यन अपने कमरे में अकेला था।
नशे में धुत, म्यूज़िक सुनते हुए और आधी नींद में। तभी आर्यन एकदम से जम गया। उसके बिस्तर पर सफ़ेद चादर के ऊपर हज़ारों छोटे कांटे बिखरे हुए थे। गुलाब के कांटे, काले, सूखे हुए, जैसे किसी ने जानबूझकर वो सब बिछाया हो। ये किसने किया? आर्यन परेशान हो गया। वो उठने की कोशिश करता रहा, पर जैसे ही उसका हाथ चादर पर पड़ा, उसे कांटा चुभ गया। कांटा उसके जिस्म में घुसने लगे, जैसे वो कांटे जिंदा हो, खुद ब खुद एक एक करके। और तब वो खुशबू, मिट्टी, लेकिन इस बार बहुत तेज़। आर्यन का गला सूख गया। उसने धीरे से सर उठाया और कमरे के कोने में कोई खड़ा था। एक लड़की, कपड़े मिट्टी से भरे हुए, बालों में सूख चुकी ज़मीन चिपकी हुई, और उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि जहाँ आंखें होनी चाहिए थी, वहाँ सिर्फ 2 अंधेरे गड्ढे थे। भूल गए मुझे, मैं सलोनी हूँ आर्यन। वो साया धीरे से आगे बढ़ा। हर कदम के साथ ज़मीन पर मिट्टी गिर रही थी, जिससे वो अभी अभी नीचे से आ रही हो। कुछ रूहें बदला नहीं लेती, वो याद दिलाती है, हर पल, हर सांस के साथ। सलोनी ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के बीच एक लाल गुलाब था, बिल्कुल नया, बिल्कुल ताज़ा। उसने गुलाब आर्यन की तरफ उछाला। आर्यन चिल्लाने लगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई थी। गुलाब उसके हाथ पर गिरा, और जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसकी उंगलियों से खून निकलना शुरू हो गया। पर यह खून नॉर्मल नहीं था, बहुत गहरा, बहुत मोटा, और वो खून रुक ही नहीं रहा था। ये रुक क्यों नहीं रहा है? रुक जाओ, बस इतना सा चुबा तो है। वो उठने की कोशिश कर रहा था, पर तब तक बिस्तर के सारे कांटे हिलने लगे थे और एक एक करके उसके जिस्म में सब घुसने लगे थे। आर्यन चिल्लाया, लेकिन कांटे उसके स्पर्श को चीरते हुए अंदर तक जा घुसे, हाथों में, गर्दन में, चेहरे में। आर्यन रो पड़ा, चिल्लाने लगा। सलोनी उसके बिल्कुल पास आ गई, इतनी पास कि उसकी सड़ी हुई मिट्टी की बू उस तक पहुंच रही थी। दर्द याद आया? सलोनी ने पूछा। अगली सुबह दरवाज़ा तोड़ा गया। पुलिस ने जो देखा उसके बारे में कोई खुलकर बता ही नहीं पाता। आर्यन ओबरॉय अपने बिस्तर पर पड़ा था, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से जम चुका, और उसके पूरे जिस्म पर सैकड़ों छोटे छोटे घाव, जैसे अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। पर सबसे अजीब बात, कमरे में एक भी कांटा नहीं था, एक भी फूल नहीं था, और कमरा अंदर से बंद था। सिर्फ उसके हाथ में दबा हुआ एक चीज़ मिली, एक छोटा सा लाल गुलाब, ताज़ा। उसकी पंखुड़ियों पर अभी भी नमी थी। पहला हिसाब पूरा हो गया, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब मिट्टी इंसाफ करती है तो वो सिर्फ एक जान नहीं लेती, पूरा का पूरा इंसाफ करती है। इंसाफ अपने गुनाह से भाग सकता है, पर अपने जहन से नहीं। और जब जहन टूटने लगे तो हर सच दीवार बनकर सामने खड़ा हो जाता है। आर्यन की मौत के बाद ओबरॉय एस्टेट्स में सब कुछ बदल गया था। कोई पार्टी नहीं होती, कोई म्यूज़िक नहीं बजता। वहाँ पर हंसी नाम की चीज़ मिट चुकी थी, सिर्फ खामोशी, और उस खामोशी के बीच एक आदमी धीरे धीरे टूट रहा था। समीर बहुत डिस्टर्ब हो गया था। वो अपने आप से बोलता, नहीं, जो भी आर्यन के साथ हुआ ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, बस एक एक्सीडेंट है, उसका उस रात से कोई लेना देना नहीं। पर उसकी आवाज़ में यकीन नहीं था। उसने पीना शुरू कर दिया, सुबह, शाम, रात, हर वक्त बस पीता रहता, क्योंकि जब वो होश में होता उसे दिखाई देते पैरों के निशान, उसके घर के अंदर, कमरे के अंदर, गीली मिट्टी से बने हुए।
निशान, एक कमरे से दूसरे कमरे तक, और हर बार वो निशान उसके पास आकर रुक जाते। ये कोई खेल नहीं है, कोई मुझे डरा रहा है, वही अपने आप को बोलता। एक रात समीर ने शराब का ग्लास उठाया, पर उसका हाथ रुक गया। ग्लास के अंदर शराब नहीं थी, गहरा, लाल, गाढ़ा, चिपचिपा खून था। वो चिल्लाया और नहीं कहकर ग्लास ज़मीन पर टूट दिया। पर जो ज़मीन पर गिरा था वो खून नहीं था, वो शराब ही थी। सच कभी सीधा नहीं आता, वो पहले दिखाता है फिर समझाता है। उस रात समीर अकेला नहीं था। वो ड्राइंग रूम में आया और उसकी नज़र पड़ी उसकी फैमिली फ़ोटो पर, जहाँ तीनों भाई एक फ्रेम में बिल्कुल परफेक्ट मुस्कुराते हुए खड़े थे। समीर रुक गया, उसकी आंखें सिकुड़ गई। फ्रेम के कोने से कुछ बह रहा था, लाल गहरा खून। समीर के हाथ कांपने लगे। ये मुमकिन नहीं है, ये मेरा वहम है, वो खुद को तसल्ली देने लगा। खून धीरे धीरे पूरी तस्वीर पर फैलने लगा और फिर समीर को कुछ सुनाई दिया, उसके कान के बिल्कुल करीब, उसका नाम। समीर जम गया, उसकी सांस रुक गई। वो धीरे से मुड़ा और उसके पीछे सलोनी खड़ी थी, इस बार एकदम पास और ज़्यादा साफ। उसके चेहरे पर मिट्टी चिपकी हुई थी, उसके होठों के बीच ज़मीन की मिट्टी भरी हुई थी, जैसे उसने चीखने की कोशिश की हो, पर मिट्टी ने उसकी आवाज़ दबा दी हो। समीर रो रो कर फूट पड़ा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। सलोनी चिल्लाई, याद है तुझे? समीर की आवाज़ एकदम से गले में ही रुक गई, लेकिन वो बोला, प्लीज़ चुप हो जाओ सलोनी, बस थोड़ी देर के लिए। सलोनी बोलती गई, मुझे बाहर निकालो, मुझसे सांस नहीं आ रही। लेकिन तुमने नहीं सुना। विक्रम मिट्टी डाल, ज़्यादा आवाज़ करेगी तो सब ख़त्म हो जाएगा। यही कहा था ना तुमने समीर? समीर चीखने लगा, मैंने नहीं मारा तुम्हें। विक्रम ने कहा था, उसने बोला था कि सब ठीक हो जाएगा। हमने बस तुम्हें चुप कराना चाहते थे। सलोनी उसके और करीब आ गई, अब वो उसे बिल्कुल सामने खड़ी थी। सलोनी ने समीर को सब कुछ याद दिलाया था। समीर अपना गला पकड़ने लगा, जैसे कोई उसकी सांसें रोक रहा हो। उसकी आंखों के सामने हर जगह सलोनी थी, दीवार पर, शीशे में, ज़मीन पर, हर जगह सलोनी का चेहरा, वही मिट्टी से भरा हुआ चेहरा समीर को दिखाई दे रहा था। समीर रोते हुए बोला, सलोनी निकल जाओ, तुम मेरे दिमाग में हो, ये सब वहम है। वो भागता हुआ सीधा गैरेज आया, अपनी कार स्टार्ट की और इंजन को गरजाते हुए वो निकल पड़ा। जब इंसान सच से भागता है तो रास्ते बदल जाते हैं। समीर रोड पर था, रात अंधेरी, हेडलाइट्स आगे पड़ रही थी और वहाँ एक लड़की खड़ी थी उसकी गाड़ी के आगे। समीर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की और गाड़ी रुकी नहीं। क्यों सिर्फ एक नहीं, उसे हर जगह सलोनी ही दिखाई दे रही थी, आगे पीछे आजू बाजू हर जगह। समीर ने चीख मारी, वो स्टीयरिंग घुमाने लगा, गाड़ी सीधा जाकर एक पुराने कुएं में गिर गई। वही कुआं जहाँ पर उन तीनों ने उस रात सलोनी के कपड़े फेंके थे। समीर आंखें खोलता है, पानी के अंदर सांस के लिए तड़पता हुआ, और उसके सामने सलोनी थी, इस बार मुस्कुराते हुए। जब सारे राज खुल जाते हैं तो डर ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह आता है फैसला। ओबराय ख़ानदान का आखिरी वारिस विक्रम, वो डरता नहीं था। उसने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ कंट्रोल की थी, लोग, पैसा, सच, और उसे लगता था ये सब भी कंट्रोल हो जाएगा। उसे लगा भूत वूत कोई नहीं, सब बकवास है, ये किसी का खेल है, और जिस किसी का भी ये खेल है
मैं उसे ढूंढकर ख़त्म कर दूंगा। उसने कोठी में तांत्रिक बुलवाया, हर दरवाजे पर रक्षे का निशान बनवाया, पूरे गार्डन में नमक बिखवा दिया, सिक्योरिटी कैमरास, गार्ड्स, सब कुछ। पर कुछ चीज़ें दीवार से नहीं रुकती। रात के 12 बजने की घंटी बजी। जैसे ही 12वां घंटा घड़ी में बजा, सब कुछ रुक गया। हवा, आवाज़, सांस, सब। और फिर विक्रम ने नीचे देखा। मार्बल फ्लोर हल्के सा हिल रहा था, जैसे कोई जलजला हो, और एक पतली सी दरार उस पर पड़ गई। फिर एक और पड़ी, और फिर तीसरी दरार, और उन दरारों से बेलें निकलने लगी, काली, गीली, मिट्टी से भरी हुई। विक्रम गुस्से में चिल्लाने लगा, ये सब क्या तमाशा है? कौन खेल खेल रहा है मेरे साथ? बेलें दीवारों पर चढ़ने लगी, छत तक पहुंच गई, लाइट्स अपने आप ब्लिंक करने लगी। पूरा कमरा बगीचे में बदल गया। जहाँ गुनाह होता है वहाँ इंसाफ भी ज़रूर होता है। विक्रम ने अपनी गन निकाली, हाथ बिल्कुल मजबूत जमाकर। जो भी है मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें गोलियों से भून दूंगा। गोलियां हवा में गई और धीरे से नीचे गिरने लगी, पर जब ज़मीन तक पहुंची उससे पहले ही वो गोलियां गुलाब की पंखुड़ियां बन गई। विक्रम की आंखों में पहली बार डर दिखा, और फिर वो आई, सलोनी। इस बार पूरी तरह सलोनी का चेहरा दिख रहा था। उसका चेहरा साफ था, पर आंखों में अब भी अंधेरा था। उसकी चमड़ी पर मिट्टी की लकीरें थी, जैसे ज़मीन ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं था। और उसके हाथ में वो पौधा, वही पौधा जिससे वो अपने गार्डन में पानी डाला करती थी। तुम कुछ नहीं हो, तुम बस मेरा वहम हो, विक्रम चिल्लाने लगा। तुम एक नौकर की बेटी हो जिसे मैंने। वो बोलते बोलते रुक गया। एक बेल उसके पैर पर लिपट गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, पर बेलें रुकी नहीं, और उसके हाथों तक पहुंच गई, फिर सीने तक, फिर गर्दन तक। विक्रम चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन उसके मदद के लिए कोई नहीं आया। कुछ सज़ाएं मौत से भी बड़ी होती है। सलोनी उसके बिल्कुल सामने आई। तुमने कहा था ना, मेरी कोई कीमत नहीं है। वो झुकी और अपने हाथ मिट्टी पर रख दिए। आज तुम्हारी कीमत ये मिट्टी तय करेगी विक्रम, वो कहने लगी। विक्रम ज़ोर लगाने लगा, चिल्लाने लगा, पर बेलें और मजबूत हो गईं। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज़ आने लगी। पूरी कोठी में बस उसके चिल्लाने की आवाज़ गूंजती रही। उसकी बॉडी धीरे धीरे सीधी होने लगी, जैसे कोई उसे आकार दे रहा हो, जैसे वो एक पेड़ बन रहा हो। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो सलोनी। सलोनी उसकी आंखों में देखी और बोली, चुप हो जा, तू गुनहगार है, अब उसकी सज़ा पा। और फिर सब कुछ रुक गया। उस रात ना कोई चीज़ बाहर आई, ना कोई मदद, क्योंकि इंसाफ कभी आवाज़ नहीं करता। सुबह हमेशा नई शुरुआत के साथ एहसास आती है, पर कुछ जगहों पर सुबह सिर्फ रात का दूसरा रूप होती है। अगली सुबह ओबराय स्टेट्स के गेट पर खुले पुलिस वाले, मीडिया और अनजान लोग सब एक ही सवाल लेकर आए थे, विक्रम ओबराय को क्या हो गया? जवाब उन्हें गार्डन के बीच मिला। वहाँ फूलों के दरमियान विक्रम खड़ा था, सीधा, बिल्कुल सीधा, जैसे वो कोई मूर्ति हो। पर वो मूर्ति नहीं था। उसकी आंखें खुली हुई थी, उसकी सांसें धीमी धीमी चल रही थी, पर उसका जिस्म हिल नहीं रहा था। और फिर किसी ने देखा, उसके जिस्म के नीचे से कुछ हिल रहा था। उसके हाथ की उंगलियों के बीच से छोटी सी हरी कली निकल रही थी, फिर उसके कंधे से, फिर उसके सीने से, ताज़ा, खूबसूरत और गहरा लाल। किसी ने उसे छूकर नहीं देखा, वो खून निकल रहा था, पर विक्रम ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, जैसे
वो जिंदा लाश हो। ना चीखा, ना चिल्लाया, ना हिला। जिंदा था पर अब इंसान नहीं था। वो अब मिट्टी का हिस्सा बन चुका था। कुछ दिन बाद केस बंद हो गया। रिपोर्ट्स में अजीब सी बात लिखी गई, अनएक्सप्लेन्ड बायोलॉजिकल एनोमली। सच किसी से नहीं छुपता, लेकिन यहाँ पर सच फाइल के अंदर दबा दिया गया, जैसे सलोनी का सच भी एक दिन दबा दिया गया था। अब उस बागीचे में सिर्फ एक ही इंसान दिखता है, कार्तिक, जो बूढ़ा हो चुका है, चुप रहता है, पर रोज़ सुबह वो फूलों से बात करता है। पानी कम तो नहीं है ना बेटी? शाम होते ही वहाँ एक आवाज़ गूंजती, एक लड़की की, जो गुनगुनाती। लोग कहते हैं अगर कोई इस बागीचे में देर तक रुक जाए तो उसे महसूस होता है जैसे ज़मीन के नीचे बहुत सारी सांसें चल रही हो। बुरा ख़ानदान ख़त्म हो चुका था, पर उनका बागीचा आज भी शहर का सबसे खूबसूरत बागीचा था। सदियों के लिए वो बागीचा कभी बंद नहीं हुआ। वहाँ पर लोग फ़ोटो शूट करते, शादियों के लिए वहाँ बुकिंग होती। सब कहते यहाँ के फूल इतने ताज़े हैं कि दिल करता है कि उसे छू ले, लेकिन कोई नहीं छूता था। कोई नहीं जानता कि उन्हें सींचने के लिए सिर्फ पानी काफ़ी नहीं था। कहते हैं हर साल जब गुलाब अपने सबसे गहरे रंग में खिलता है और फिर एक नया फूल खिलता है तो लोग उसे देखने आते हैं। और दोस्तों, अगर आप कभी किसी बागीचे में जाए जहाँ फूल ज़रूरत से ज़्यादा लाल और ख़ूबसूरत हो, तो ज़मीन पर पैर रखने से पहले एक बार सुन लेना। शायद कोई नीचे से अपना नाम ले रहा हो। कुछ कहानियाँ ख़त्म हो जाती है, पर कुछ बस चुप हो जाती है। कुछ महीने बाद एक जर्नलिस्ट आयशा खान ओबरॉय स्टेट्स पर रिसर्च करने आई थी। लोग कहते हैं बस अफ़वाह है, पर आयशा को अफ़वाहों पर भरोसा नहीं था। उसे सच देखना था। वो कार्तिक से मिली। बाबा, यहाँ जो हुआ था सालों पहले, क्या वो सच है? कार्तिक ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस एक पुरानी सी डायरी उसके हाथ में दे दी। सच लिखा नहीं जाता बेटी, महसूस होता है। आयशा ने डायरी खोली। अंदर तारीख लिखी हुई थी, उसी रात की जिस रात सलोनी गायब हुई थी। और हर पन्ने पर एक ही बात लिखी थी, बार बार, अलग अलग हैंडराइटिंग में, मुझे बाहर निकालो। आयशा का हाथ रुक गया। उसने आखिरी पन्ना पलटा। वहाँ एक आखिरी लाइन लिखी थी, नई स्याही से, अब देर हो चुकी है। ये किसने लिखा था? ये डायरी किसकी थी? आयशा को पता नहीं चला। आयशा धीरे से मुड़ी। कार्तिक वहाँ नहीं था। गार्डन बिल्कुल खाली था। आयशा ने नीचे देखा। उसके पैर के पास मिट्टी हल्की सी हिल रही थी, जैसे अंदर से कोई सांस ले रहा हो। फिर उस मिट्टी से एक छोटी सी कली निकली, एक नया गुलाब, बिल्कुल ताज़ा। शायद अब वो कार्तिक था जो गली बनकर खिला था।